नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी 2024-25 के लिए अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आपका 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है। आज हम जो है नवा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग जो है इससे पहले 8 मिनट देखें तो जाकर जरूर देखिएगा। नवे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत से पहले प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 90 से 95% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नवे प्रैक्टिस सेट के सामान्य अध्ययन के पोर्शन से शुरुआत करते हैं। 21वें प्रश्न से है सामान्य अध्ययन का पोर्शन दिया गया है, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। 21वां प्रश्न है, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ये हैं आपके BR अम्बेडकर। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया है ब्लीडर शब्द किस सेल से जुड़ा हुआ है। ब्लीडर शब्द, जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है आपके मुक्केबाजी से शब्द जुड़ा हुआ है। क्या ब्लीडर, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था। किसका, अहोम वंश का। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, यह जो है आसाम में था। ए ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है। 24वां प्रश्न है यह। जवाब है वो है आपका JL नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है यह सबसे बड़ा जो है कंटेनर पोर्ट है। आपका यहां से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, पवन चक्की जिसे टरबाइन बोलते हैं, किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जवाब है आपका ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा को जो है यह जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ए ऑप्शन यहां से आपसे सही होगा। 26वां प्रश्न दिया गया है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जवाब है इसे जो है एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ए ऑप्शन यहां से सही होगा। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है 27 नंबर। इसमें दिया गया है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन है। यानी सबसे लंबा राज्यपाल कौन जो है रह चुका है भारत में। जवाब है यह रह चुके हैं आपके पद्मजा नायडू। बी ऑप्शन यहां से जो है कौन, पद्मजा नायडू रहे हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। 28 नंबर का यह प्रश्न है और इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सेरेब्रम जो है इन सब चीजों को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम, यहां से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल के बारे में यहाँ पूछा गया तो हो जाएगा आपका कबड्डी। कबड्डी आपका जो है कहाँ का है, बांग्लादेश का है। ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, बायोपा किस प्रदेश की प्रजातियों का एक पगड़ी है। ठीक है ना, पगड़ी जो सर पे लगाया जाता है यानी हेडगियर, कौन सा, बायोपा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी हो जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। बी ऑप्शन यहां से जगह कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई तो यह जो है 1897 में लड़ी गई है। बी ऑप्शन यहां से हो जाएगा 1897। अगला प्रश्न 32 नंबर का दिया गया है, जिसे अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है हेक्स्चर ओहलियन मॉडल पर आधारित है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है यहां पर,
कौन सी कंपनी 2022 और 23 के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह ली है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो है टाटा ग्रुप ने लिए, तो तभी से जो है आपका टाटा आईपीएल नाम इसका बदल गया। वैसे वीवो आईपीएल था, अब हो गया टाटा आईपीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, कोच्चि हो गया। ठीक है ना, कोच्चि हो गया जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। 35 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी को किस रूप में वर्णित करते हैं? ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, 35 नंबर का है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि से संबंधित है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर में दिया गया है ऋतु खंडूरी, ध्यान रखिएगा, ऋतु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ऋतु खंडूरी, जवाब है ऑप्शन ए, यह बनी है आपके उत्तराखंड की। ए ऑप्शन यहां से आपका सही होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का है। इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? कन्नौज को किसने अपनी राजधानी बनाई थी? देखिएगा इस प्रश्न को, जवाब हो जाएगा प्रतिहार वंश ने। ठीक है ना, प्रतिहार वंश जो था, इन्होंने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन यहां से आपका बी सही होगा। और 30वां प्रश्न है प्रित्जर पुरस्कार को आमतौर पर किस क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? किस पुरस्कार को? प्रित्जर पुरस्कार की बात हो रही है। क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में है, अर्थशास्त्र में है, वास्तुकला में है या कला में है? जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है वास्तुकला में दिया जाता है प्रित्जर पुरस्कार। 39 नंबर प्रश्न है स्वास्थ्य साथी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की पूरी आबादी को शामिल करती है? जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है वेस्ट बंगाल को पूरी शामिल करती है। बी यहां से आपका सही जवाब होगा। 40वां प्रश्न दिया गया है तंजौर के मंदिरों से किस नृत्य को प्रोत्साहित और प्रदर्शित किया गया है? जवाब है ऑप्शन सी, यहां से जो है भरतनाट्यम का उद्गम हुआ है। सी ऑप्शन सही होगा, भरतनाट्यम। अब आते हैं इसके अंतिम सेक्शन पर, जो कि सामान्य हिंदी का पोर्शन है। इसमें पहला प्रश्न है 61 नंबर का, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। अनुग्रहित किससे लिखते हैं? बार बार यह हवा के शुद्धिकरण में पूछा गया है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, अनुगृहित होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुगृहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विचित्र का पर्यायवाची शब्द है? विचित्र, जवाब है ऑप्शन सी, विलक्षण। विचित्र को जो है विलक्षण भी कहते हैं। सी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अनेक युगों से चलता आया हो तो उसे जो है सनातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। डी ऑप्शन यहां से सही होगा। अगले प्रश्न में है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? दिया है आज धन कोई नहीं पूछता, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, आज धन के साथ कोई नहीं पूछता, आज तक धन को कोई नहीं पूछता, या आज धन कहां कोई नहीं पूछता। जवाब है आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। सही बात है, और ये ऑप्शन आपका यहां से ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी, जवाब है ऑप्शन डी, उज्ज्वल। ये जो है अशुद्ध वर्तनी है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा।
66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया है निम्न शब्दों में से तृष्णा शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा? तृष्णा का जवाब है ऑप्शन बी, वितृष्णा होता है। क्या होता है? वितृष्णा होता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्यांश में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भौरे, भौरे के नीचे रेखा किया गया, पूछा इसमें से कौन है जो है भौरों का पर्यायवाची नहीं है? जवाब है ऑप्शन सी, जलज। जलज भौरे का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी मधुप, मधुकर, भ्रमर, कई बार जो है भ्रमर के बारे में पूछा गया है। कमेंट में आप लोग जो है जलज किसका पर्यायवाची है, कई बार ये भी पूछा गया है, जरूर बताइएगा कमेंट में इसका जवाब। अगला प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? यानी जो है कोई बात कह रहा है उसको आप जो है दोहरा रहे हो, तो इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? जवाब हो जाएगा इसे जी है पिष्ट पेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 69 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाएगा हम लोग आपको आभार मानते हैं। ठीक है ना, यह जो है वाक्य गलत है, तो यहां से ए ऑप्शन सही होगा। 70 नंबर के प्रश्न में दिया है, सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? सावन हरे न भादो सूखे, इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा में रहना। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा एक सी दशा में रहना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 71 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आप इतनी देर में क्यों आए, यह वाक्य जो है शुद्ध है। बाकी सारे के सारे जो 3 दिए गए हैं वाक्य में अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 72 नंबर का प्रश्न है। जवाब होता है ऑप्शन बी, स्वावलंबन, यह जो है वर्तनी अशुद्ध है। जवाब हो जाएगा आपका स्वावलंबन वर्तनी शुद्ध है, बाकी जो है सभी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर पैर रखकर भागना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। सिर पर पैर रखकर भागना, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, तुरंत भाग जाना। क्या होता है इसका? तुरंत भाग जाना। बी ऑप्शन सही है। 71 नंबर प्रश्न में रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया है। आते हैं अगले पेज पे, 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया गया है यहां पर, कैसा चांद सुंदर चेहरा, कैसा चांद भी सुंदर चेहरा, कैसा चांद तो सुंदर चेहरा, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, या कैसा चांद ही सुंदर चेहरा। देखने पे पता चल जाएगा कैसा चांद सा सुंदर चेहरा, तो यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चांद सा सुंदर चेहरा। 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित शब्द का चयन करिए। दिया है, पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी, आकाश की जगह क्या उनसा शब्द आ सकता है? पाताल आ सकता है, जमीन आ सकता है, नभ या उत्पात आ सकता है। तो जवाब हो जाएगा नभ। ठीक है, नभ, अमर, अंबर, गगन, ये सब जो है आकाश की पर्यायवाची होते हैं, तो नभ हो जाएगा सी ऑप्शन सही। आगे गद्यांश दिया है, उसको पढ़ के आंसर देने। तो गद्यांश को हर बार की तरह आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। और हम गद्यांश को एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप लोग इसे जो है देख लीजिए। दिया है, प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। व्यक्ति के जीवन को संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तक तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने और त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता था। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञापन को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं को दूर करने
के लिए शिक्षा पर निर्भर होना पड़ता था। आधुनिक युग की भांति प्राचीन भारत में भी मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करने प्रत्येक मानव पर परम उद्देश्य माना जाता था। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता था। भारतीय मनीषियों ने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया। विद्या का यह स्थान किसी भी वस्तु से बहुत ऊंचा बताया गया है। प्रखर बुद्धि एवं सही विवेक के लिए शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया। यह माना गया कि शिक्षा ही मनुष्य को व्यवहारिक कर्तव्य का, आगे देखते हैं, व्यवहारिक कर्तव्य का पाठ पढ़ाने और सफल नागरिक बनाने में सक्षम है। इसके माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास संभव है। शिक्षा ने ही प्राचीन संस्कृति को संरक्षण दिया और इसके प्रचार में मदद की। यह है आपका गद्यांश है। अब इसके प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर का प्रश्न दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। देखिए, गद्यांश का सबसे कठिन प्रश्न शीर्षक ही बताना होता है, क्योंकि कई बार जो है एक ही तरह से कई चीजें पूछ ली जाती है। जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, प्राचीन भारत में शिक्षा, क्योंकि जो है शिक्षा की पूरी बात की गई है, तो प्राचीन भारत में शिक्षा ही इसका जो है उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। 77 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता था। जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षा को यह ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी किसको या किस लिए आवश्यकता थी। जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल मतलब हटाना करने के लिए जो है शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। अगला प्रश्न है, मनीषियों ने शिक्षा के किस रूप में स्वीकार किया। तो मनुष्यों ने जो है शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में जो है स्वीकार किया था। ये ऑप्शन आपका यहां से सही होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षा से व्यक्ति का कौन सा विकास संभव है। तो शिक्षा से जो है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों विकास जो है संभव है। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी। इस तरह से हमने जो है 9वां प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को प्लीज जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।